Students, are you able to see the screen? Yes. Okay, so today we are going to revise this chapter, an empire across three continents. ये आपके पहले के जो टीचर थे उन्होंने कंप्लीट करवाया था, यस। तो इसीलिए हम इसके टेक अवे पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं अभी। स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. स्टार्ट करें इसके टेक अवे पॉइंट्स। अगर आपको दिक्कत नहीं है चैप्टर में तो फिर Yes, ma'am. करो ओके करो। ओके। द रोमन एम्पायर वाज स्प्रेड ओवर अ वास्ट रीजन। रोमन एम्पायर जो है वो फैला हुआ था बहुत बड़े रीजन में। इट वाज स्प्रेड इनटू थ्री कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ये तीन एरियाज में, तीन कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में। रोमन एम्पायर, ठीक है। Many languages were spoken by the people of Roman Empire. Officially, Latin and Greek languages were patronized by the empire. अब वहां पे कई सारी भाषाएं बोली जाती थी वहां के लोगों के द्वारा रोमन एम्पायर के अंदर। बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पर थी लैटिन और ग्रीक। The political evolution of the Roman Empire resembles an interesting novel, which no reader wants to leave in between. It is divided in two parts, early empire and late antiquity. अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन यानी कि राजनीतिक एवोल्यूशन जो हुआ था रोमन एम्पायर का, उसके अंदर एक उसका एक इंटरेस्टिंग नॉवल है जो कोई भी व्यक्ति जो है वो बीच में नहीं छोड़ सकता। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो है अर्ली एम्पायर और दूसरा है लेट एंटिक्विटी। Roman Empire was founded by Augustus, who ruled from 27 BCE to 14 CE. अब यहाँ पर रोमन एम्पायर जो है वो ऑगस्टस के द्वारा ढूंढा गया था और ये इन्होंने रूल किया है इतने से समय के बीच में। एंड ब्रॉट टू एन एंड द chaotic कंडीशन प्रिवेलिंग इन द रोमन एम्पायर। और यहाँ पर जो इन्होंने रूल किया उसके बाद में रोमन एम्पायर जो है वो एक chaotic कंडीशंस जो यहाँ पे फैल रही थी रोमन एम्पायर में, उसके बाद में ये खत्म हो गया था। रोमन एम्पायर का फॉल डाउनफॉल आ गया था एकदम से। During Augustus' reign, Roman Empire made unprecedented growth in the field of literature. जब अगस्टस रूल कर रहे थे यहाँ पर तो रोमन एम्पायर की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई लिटरेचर के फील्ड के अंदर। He gave a new look to the Roman army, which played an important role in expanding the Roman Empire. उन्होंने एक नया लुक दिया रोमन आर्मी को जिससे मदद मिली कि वो अपने रोमन एम्पायर को और ज्यादा फैला सके। The economic reforms introduced by Augustus not only made the people of Roman Empire prosperous, but also helped in strengthening the very foundation of the empire. अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए थे यानी कि आर्थिक रिफॉर्म्स जो लेकर के आए थे अगस्टस, उसके बाद में यहाँ के लोग सिर्फ जो है रोमन एम्पायर के वो फले फूले ही नहीं, उनकी मतलब उनको फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि साथ साथ उन्होंने जो इनकी फाउंडेशन थी एम्पायर की, जो बेसिस थे, उसको भी काफी मजबूती मिली। Augustus appointed Tiberius his successor, who ruled from 14 to 37 CE. अगस्टस ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, टिबेरियस, जो आगे जाके इनके सक्सेसर बने और उन्होंने 14 से 37 CE यानी कॉमन एरा तक रूल किया। Trojan was a famous Roman emperor who ruled from 98 to 117 CE. ट्रोजन जो थे उन्होंने रूल, वो टिबेरियस के सक्सेसर थे और वो भी एक रोमन एम्परर थे जिन्होंने आगे जाकर के रूल किया 98 से 117 सीई तक। ही मेड एन इमेंस कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंडिंग द फ्रंटियर ऑफ रोमन एम्पायर। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जिससे रोमन एम्पायर जो है वो आगे तक फैला, एक्सपेंड हुआ और अच्छे लेवल पे। किसी को अभी तक कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? No, ma'am. ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। The first and the second centuries were known for a period of peace, prosperity and economic expansion, but the third century brought the first major signs of internal strain. अब पहली और सेकंड सेंचुरी जो थी वो फेमस थी
शांति के लिए। वो माना जाता है कि वो जो पीरियड था वो पीस का पीरियड था, प्रोस्पेरिटी का था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन का था। लेकिन जो थर्ड सेंचुरी थी वहां पर इंटरनल स्ट्रेन यानी कि इंटरनल काफी चीजें देखने को मिल रही थी जो प्रॉब्लमेटिक थी। Shapur I, the Iranian ruler, had eradicated the Roman army and even captured the eastern capital of Antioch. अब शापुर वन जो थे वो एक ईरानियन रूलर थे, ईरान के रूलर थे, और उन्होंने रोमन आर्मी को हरा दिया और फिर उन्होंने कैप्चर कर लिया कैपिटल ऑफ एंटोइक को। At the same time, a whole series of Germanic tribes began to move against the Rhine and the Danube frontiers, and the entire period saw repeated invasions of a whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps in the southern Germany. अब उसी समय कई सारी जर्मनिक ट्राइब्स जो है वो भी इन पर वो कर रही थी, आगे बढ़ रही थी इनके राइन और जनूब फ्रंटियर्स की तरफ। और ये पूरा पीरियड जो है इसमें कई सारे इन्वेजन्स हुए, यानी कई सारी घुसपैठ हुई, ठीक है, और कई सारी सीरीज हुई घुसपैठों की, ठीक है। और ये फैला हुआ था जो ब्लैक सी से एल्प्स और सदर्न जर्मनी, वो सारे एरिया जो थे, वो सारे जो क्षेत्र थे इनके, वहां पर ये सारी घुसपैठें हो रही थी, यानी सदर्न जर्मनी, एल्प्स और ब्लैक सी, यहाँ से ब्लैक सी से एल्प्स और सदर्न जर्मनी तक। फिर है रोमन सोसाइटी। देयर वाज इन रोमन सोसाइटी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। अब रोमन सोसाइटी के अंदर ही न्यूक्लियर फैमिली वाला जो कंसेप्ट है वो काफी उस समय में चल रहा था। The family was used to patriarchal in nature. फैमिली जो थी वो कैसी थी, पेट्रियार्कल थी नेचर में, यानी कि वही जो पुरानी चीजें चली हुई आ रही हैं उसको ही फॉलो करना, जहाँ पर मेन जो है वो पावरफुल है और वुमेन को इतना ज्यादा वो नहीं दिया जाता। जैसे हमने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है पहले के चैप्टर्स में, पेट्रियार्की, पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हमने ये शब्द पढ़ा है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, पेट्रियार्कल इन नेचर। द लिटरेसी रेट वॉज कैजुअल। लिटरेसी यानी कि जो शिक्षित लोग थे वो कैजुअल अमाउंट में थे, ना तो ज्यादा कम थी लिटरेसी रेट, ना ही ज्यादा थी, मॉडरेट थी। The cultural diversity of the empire was reflected in many ways. अब जो वहाँ का कल्चर डाइवर्सिटी यानी कि यहाँ पे भी कई विविध प्रकार का कल्चर था, तो वो कई सारी उसमें कई कई सारे तरीकों से बताया गया है। There were some regional languages spoken as Aramaic in the Near East, Coptic spoken in Egypt, Punic, Berber in North Africa, Celtic in Spain and the Northwest. अब यहाँ पे कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती थी, अलग अलग लैंग्वेजेस बताई गई हैं। अरामैक बोली जाती थी नियर ईस्ट, कॉप्टिक बोली जाती थी इजिप्ट में, पुनिक बर्बर बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका में, सेल्टिक बोली जाती थी स्पेन और नॉर्थ वेस्ट में। ये लैंग्वेजेस के नाम है और कहाँ कहाँ बोली जाती थी किस किस रीजन में वो बताया गया है। The empire had a significant economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. Production was traded and consumed in huge quantities and they came mainly from Spain. अब यहाँ का जो एम्पायर था वहाँ पे काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो इम्पोर्टेंट उसे देखा जाता था, यानी कि आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत कर रखा था उन्होंने। हार्बर, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज लगा करके ये सारा प्रोडक्शन जो है किया जाता था व्यापार के हिसाब से, ठीक है, ट्रेड करने के हिसाब से, और बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे भी खाया पिया जाता था इन चीजों को। और स्पेशली ये जो ऑलिव ऑयल है ये अधिकतर जो है ये स्पेन के अंदर यूज किया जाता था। The Roman people were polytheists and used to worship several gods and goddesses. रोमन लोग जो थे वो क्या कहलाए जाते थे, पॉलिथिस्ट कहलाए जाते थे, जो कई सारे भगवानों देवी देवताओं की पूजा करते थे। Their popular deities were Jupiter, Mars, Juno, Minerva and Isis. अब यहाँ पर जो इनके पॉपुलर भगवान या देवी देवता रहे हैं उनके नाम दिए गए हैं आपको, ये इनके फेमस नाम है जो इनके देवी देवताओं की जिनकी ये पूजा किया करते थे, वो जो है जुपिटर, मार्स, जूनो, मिनेर्वा और आइसिस, ये थे। The one of the most important religious sects of Roman Empire was Mithraism. अब जो most important religious धार्मिक सेक्ट रहा है रोमन एम्पायर का वो रहा है Mithraism. The other popular sect, Judaism, was worshipped by Jehovah. अब यहाँ पे जैसे होता है ना कि एक अलग कास्ट के लोग अलग अलग भगवानों को मानते हैं और अलग अलग भगवानों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जिहोवा जो थे वो जुडाइज्म के अंदर आते थे और वो जिहोवा लोग जो है वो जुडाइज्म की ज्यादा पूजा अर्चना या उनको बहुत ज्यादा मानते थे, उनको वर्शिप किया करते थे। The Judaism considered Jehovah as the creator of the universe. अब जो जुडाइज्म थे वो मानते थे कि जेहोवा जो है वो क्या है,
क्रिएटर यानी इस सृष्टि का मतलब जो जिसने सृष्टि रची है, यूनिवर्स बनाया है, वो है, क्रिएटर है। Slavery was a tradition in the Mediterranean and in the Near East as warfare became less widespread. With the establishment of the peace in the first century, the supply of slaves tended to decline and the users of slave labor had to turn either to slave breeding. अब जो स्लेवरी यानी कि गुलामी वाला जो ट्रेडिशन था वो ज्यादातर मेडिटेरेनियन और नियर ईस्ट ईस्टर्न साइड में था। फिर जो फर्स्ट सेंचुरी थी, जो हमने पहला पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड सेंचुरी के अंदर पीस का पीरियड था, तो जैसे ही वो आया, स्टैब्लिश हुआ, पीस, शांति मिली लोगों को, तो उन लोगों ने ये जो गुलामों की सप्लाई थी वो भी कम हुई, और जो गुलाम गुलाम लोगों को लेबर के तौर पे काम में लिया करते थे वो इनको पालने लगे। The position of the slave in the Roman Empire was very miserable. अब जो गुलामों की पोजीशन हुआ करती थी रोमन एम्पायर के अंदर वो बहुत खराब थी। They were forced to work on the estate for 10 to 18 hours a day. यानी कि दिन में जो 24 आवर्स होते हैं उनमें से 10 से 18 घंटे उनको काम करवाया जाता था स्लेव से रोमन एम्पायर के अंदर। The late Roman aristocracy was extremely wealthy but not more powerful than the military leaders who came almost entirely from non-aristocratic backgrounds. The middle class was made of large mass of persons connected with grand services and the bureaucracy and also with the prosperous merchants and farmers in the eastern provinces. अब यहाँ पर बताया गया है कि जो पहले की एरिस्टोक्रेसी थी यानी कि राज करते थे रोमन एम्पायर के अंदर, वो लोग ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे, भले ही वो वेल्दी यानी कि अमीर थे लेकिन वो ज्यादा पावरफुल नहीं थे उन लोगों से जो मिलिट्री लीडर्स है। और मिलिट्री लीडर्स जो थे वो बिल्कुल भी ऐसी फैमिलीज को बिलोंग नहीं करते थे, एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से वो लोग नहीं थे, वो या तो मिडिल क्लास फैमिली से हुआ करते थे या किसी और फैमिली से हुआ करते थे। अब जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे उसमें काफी ज्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन थी, काफी सारी पॉपुलेशन जो है मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती थी, उनको सर्विसेज मिलती थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर या उनके रिश्ते होते थे मर्चेंट्स और फार्मर्स के अंदर उन लोगों की फैमिली से। The monetary system of the empire broke with the silver-based currencies of the first 3 centuries. अब ये जो monetary system था यानी कि जो मनी का लेन देन हो रहा था यहाँ पर, वो बेसिकली कैसा था, यहाँ पर सिल्वर बेस्ड करेंसी थी यानी कि चांदी के सिक्के या चांदी से बनी हुई जो करेंसी थी वो चलाई जा रही थी। पहली 3 सेंचुरीज में वही चल रही थी। The late Roman bureaucracy, both the higher and middle economians, was a comparatively affluent group because it drew the bulk of its salary in gold and invested much of this in buying up assets like land. अब जो फर्स्ट 3 सेंचुरीज थी उसमें तो सिल्वर चल रही थी, और उससे पहले रोमन ब्यूरोक्रेसी जो थी वो बहुत ही हायर और मिडिल क्लास इकोलियंस थे, ठीक है, कैलोन्स थे, जो कि बेसिकली काय में अपनी सैलरी लिया करते थे गोल्ड के अंदर या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। वो बहुत बड़े बड़े जमीनें जो है वो खरीदा करते थे और उसी में अपना एक तरीके से वो चलाया करते थे। अच्छे रैंक वाले लोग हुआ करते थे, अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करते थे, उनका बताया गया है। Large expansion of Roman territory was in less advanced stage. Transhumans, transhumans were spread in the countryside of Numidia. These pastoral and semi-nomadic communities were often on the move and carrying their oven-shaped huts called maplia. As Roman estate expanded in North Africa, the pastures of those communities were hugely reduced and their movement more tightly regulated. Even in Spain, North was much less developed and inhabited largely by the Celtic-speaking peasantry that lived in the hilltop villages called Castla. अब क्या था, ये जो रोमन एम्पायर फैला है काफी स्टेट काफी दूर तक फैला है, यहाँ पे ट्रांसह्यूमेंस करके जो थे वो विलेज एरिया में फैले थे न्यूमीडिया के अंदर। पेस्ट्रल और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज जो थी वो भी मूव कर रही थी, वो अपनी ओवन शेप जैसी हट जो थी झोपड़ी लेकर के, जिसको बोला जाता था मापलिया, वो लेकर के चलते थे। रोमन एम्पायर नॉर्थ अफ्रीका के अंदर भी फैला है, वहाँ की कम्युनिटीज जो थी वो कम हो गई थी और मूव कर रही थी, और स्पेन के अंदर भी ये बहुत फैला है, कम डेवलप्ड वाला एरिया था वो। वहाँ पे अधिकतर सेल्टिक भाषा बोलने वाले फार्मर्स जो है वो रहा करते थे। और जिन विलेजेस को ये मतलब जहाँ पे ये इनके गांव हुआ करते थे वो पहाड़ियों की ऊंचाई पे था, और उस जगह को बोला करते थे कास्टेला। किसी को कोई दिक्कत अभी तक समझ आ रहा है?
Yes, ma'am. The Emperor Constantine decided to make Christianity the official religion in 4th century, and the Emperor Diocletian 284 to 305 fortified the frontiers, reorganized provincial boundaries, separated civilians from military functions, granting greater autonomy to the military commanders. जो emperor थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी जो है उसको ऑफिशियल रिलीजन बनाएंगे 4th सेंचुरी के अंदर। और फिर जो दूसरे एम्पर थे डियोक्लिटाइन, उन्होंने अपने फ्रंटियर्स को मजबूत करा, अपनी बाउंड्रीज सेट करी, और उन्होंने सिविलियंस को अलग किया मिलिट्री फंक्शन से, और मिलिट्री कमांडर्स को ऑटोनॉमी दे दी कि अपने हिसाब से आप करो, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो आप ले सकते हो। The traditional religious culture of the classical world, both Greek and Roman, had been polytheist. अब जो ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर था वो क्लासिकल वर्ल्ड का, वो दोनों ही उसमें था, ग्रीक और रोमन जो थे उनके लिए था वो पॉलीथेइस्ट थे, यानी कि कई सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाले। The Visigoths in Spain was destroyed by the Arabs between 711 to 720. Visigoths जो रूल करा करते थे, विजिगॉथ्स जो रूल करते थे स्पेन में, उनको अरब्स ने खत्म किया था। That on Franks in Gaul and that of the Lombards in Italy, और फिर बाकियों को इन्होंने फ्रेंक्स इन गॉल उनको हटाया, लोम्बार्ड्स जो थे इटली में उनको हटाया अरब्स ने। These kingdoms foreshadowed the beginning of a different kind of world that usually called medieval. अब ये किंगडम्स जो थे वहां पर शुरुआत हो गई थी अलग तरह की दुनिया की, जिसको बोला जाता है medieval. Roman and Sasanian empires had fallen to the Arabs in a series of stunning confrontations. रोमन और सासनियन एम्पायर्स जो है वो गिर गए थे, और अरब्स जो है वहां पर अलग तरीके से उन जगहों को कन्फ्रंट कर रहे थे और अपने अंडर ले रहे थे। Those conquests extended up to Spain, Sindh, and Central Asia, begin in the fact that the subjection of Arab tribes by emerging Islamic states. Roman Sasanian जो थे वो तो हो ही रहे थे अरब की कंट्री के अंदर, अरब उसमें कंक्लूड हो रहे थे, साथ ही साथ ये चीज फैलने लगी स्पेन, सिंध और सेंट्रल एशिया, और इनफैक्ट ये अरब ट्राइब्स जो थी ये इस्लामिक स्टेट्स की तरह बनने लगी। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि कैलिफेट, इसका मतलब होता है इस्लामिक स्टेट लेड बाय अ सुप्रीम रिलीजन, जो कि एक बड़े धर्म के द्वारा चलाई जाती है। एनल्स, रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स ईयर बाय ईयर, जो हर साल के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको बोला जाता है। फिर है पेपिरस, a reed-like plant that grew along with the bank of river Nile, from which paper is made. पेपिरस जो है एक तरह का रीड जैसा प्लांट होता है जो नाइल रिवर जो है उसके किनारे पर मिलता है और जिससे पेपर बनाया जाता है। मेडिटेरेनियन, अ सी कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन, एक समुद्र जो कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से। एरिस्टोक्रेसी, ये शब्द हमने पहले भी यूज किया है, सुना है। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ small ruling group who are born in the highest social class. अब ये एरिस्टोक्रेसी जो है वो एक तरीके से क्या है, एक तरह की सरकार होती है जिसकी पावर जो है एक छोटे से रूलिंग ग्रुप के हाथ में होती है, और जो हाईएस्ट सोशल क्लास में पैदा हुए हैं, यानी कि अपर क्लास के अंदर पैदा हुए होते हैं। Conscription, the compulsory enlistment of people in some sort of national services. ये एक पर्टिकुलर कंपल्सरी लिस्ट होती है लोगों की जिनको नेशनल सर्विसेज के अंदर अपनी सर्विस देनी होती है। Then Euphrates, the longest and one of the most historically important rivers of Western Asia. ये सबसे लंबी और अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है वेस्टर्न एशिया के अंदर। Denarius, a small silver coin, first minted about 211 BC. एक छोटा सिल्वर का कॉइन था जो सबसे पहले बनाया गया था 211 BC के अंदर। Barbarians, a person is perceived to be uncivilized. Barbarian उन लोगों को बोला जाता है जो बिल्कुल uncivilized होते हैं, uncultured या ill-mannered होते हैं। Aramaic, the language spoken by a large group of the northeast. ये नॉर्थ ईस्ट के जगह पे बोली जाने वाली लैंग्वेज है। कॉप्टिक, ये इजिप्ट के अंदर बोले जाने वाली है। फिनिक, बर्बर और केल्टिक, ये नॉर्थ अफ्रीका के अंदर बोली जा रही है। सेल्टिक जो है वो बोली जा रही है स्पेन और नॉर्थ वेस्ट के अंदर। फिर है ड्रिजल 20, अ कंटेनर कैरी द स्पेनिश ऑलिव ऑयल, जिसमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल रखा जाता है जिस बर्तन में, कंटेनर में, उसको बोलते हैं ड्रिजल 20। अमोरफोर, large storage containers, capacities between 1/2 and 2.5 tons. ये बड़े स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं जिसमें 1/2 से 2.5 या हाफ टन तक की
क्षमता होती है। draconian severity, frankincense, an aromatic resin obtained from trees of the genus Boswellia. फ्रैंकिनसेंस एक तरीके से अगरबत्ती जैसी होती है और ये जनस बोसवेलिया के पेड़ों से बनाई जाती है। एक लॉन एक रैंक और पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है इंटेलिजेंसिया, a social class of people engaged in complex mental labor, aim to spread culture and are interested in politics, literature, etc. इंटेलिजेंसिया बोला जाता है उन लोगों को, एक सोशल क्लास के लोग जो एक कॉम्प्लेक्स दिमाग वाले काम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो उनके कल्चर में भी होता है। ये पॉलिटिक्स, लिटरेचर और कई सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है अथॉरिटेरियन। The authoritarian believes that people should obey his authority and rules even if he is wrong. Authoritarian जो है वो विश्वास करता है कि लोगों को अपने अथॉरिटी, अपने अधिकारी का सम्मान करना चाहिए भले ही, और रूल्स का भी सम्मान करना चाहिए भले ही वो गलत क्यों ना हो। एंटिकिटी उस पीरियड के लिए बोला गया जो मिडिल एजेस में था, 476 से 1453 या एंशिएंट पास्ट। Archaeological study of cultures of the past, the periods of history by examining the remains of buildings and objects. Archaeological तरीके से क्या बोला गया है, कल्चर्स, पुराने जो कल्चर है उनकी स्टडी करना, जो हिस्ट्री के पीरियड्स हैं, मतलब हिस्ट्री जो है उसके बारे में एग्जामिन करना, जो बची कुची बिल्डिंग्स और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना, कितनी पुरानी है, कितनी साल पहले बनी, क्या उनका कल्चर था, सब चीजों को स्टडी करने वाले होते हैं। पॉलिथिस्ट, द वर्शिप ऑफ बिलीफ इन मैनी गॉड, जो कई सारे भगवानों की पूजा करते हैं। Principate, first period of Roman Empire from 27 BCE to 284 CE. Principate जो है वो रोमन एम्पायर का फर्स्ट पीरियड था जो 27 BCE से 284 CE तक था। सो ये कंप्लीट हो गई हमारी इंपॉर्टेंट टर्म्स। कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? स्टूडेंट्स किसी पॉइंट में कोई दिक्कत, समझ आया? No, ma'am. Okay, so that's it for today. Have a nice day ahead. God bless you all.